हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। और अभी तक आपकी जो डेट है वो वही है, यानी कि 9 जुलाई से आपकी परीक्षा तय है। ठीक है, यदि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अगर कुछ बदलाव होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो डेट है वो यही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेकंड पेपर है, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे, कॉन्करेंट इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसके 100 MCQs क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे उसके आगे के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आपके सामने होगा। और अभी भी आपके पास समय है, यदि आपने पेड कंटेंट नहीं लिया है तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, उच्च शिक्षा के स्तर पर मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती है। जो उच्च शिक्षा का जो स्तर होता है वहाँ पे सामान्य शिक्षा भी दी जाती है, टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है और व्यवसाय से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सामान्य, तकनीक, व्यावसायिक हर तरीके की शिक्षा दी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, स्कूलों और कॉलेजों में अधिक से अधिक नवीन विषयों को समाविष्ट किया जा रहा है और प्राचीन मानव शास्त्रों तथा नवीन वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। यह जो स्टेटमेंट है वह रॉबर्ट यूलिच का है। प्यारे दोस्तों, किसका कथन है? यह रॉबर्ट यूलिच का कथन है। वेरी गुड। क्वेश्चन कहता है, तकनीकी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, यह औद्योगिकरण की तीव्र प्रगति को देखते हुए, क्योंकि आज हमारा जो औद्योगिकरण है वह उसकी गति बहुत तीव्र, यानी कि वो पीक पर है, उसको देखते हुए तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम को शिल्प विज्ञान की प्रकृति के अनुरूप बनाना, यह तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है। सभी कार्यक्रमों में सामान्य, वैज्ञानिक एवं विशिष्ट विषयों का समुचित संतुलन बनाए रखना, सभी को शिक्षा के सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी जो हैं यह तकनीकी शिक्षा के उद्देश्य हैं। ओके, ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी राष्ट्र की संपन्नता के आधार होते हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्र यदि संपन्न है तो उसका आधार उसकी भौतिक संपत्ति है, उसका आधार उसकी जनशक्ति है कि जो उस देश की, उस राष्ट्र की जो मानव शक्ति है वह कितनी एजुकेटेड है। ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है उस राष्ट्र की संपन्नता पर। तो कुल मिलाकर के भौतिक संपत्ति तथा जनशक्ति ये दोनों ही किसी राष्ट्र की संपन्नता के आधार माने गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, शिक्षा आयोग 1964-66 ने तकनीकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास के लिए जो सुझाव दिए, उसमें सुझाव ये था कि इंजीनियरिंग में BSc उत्तीर्ण छात्रों को ही एडमिशन दिया जाए, डिग्री कोर्स के छात्रों के तृतीय वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए। ये सभी जो हैं वह शिक्षा आयोग 1964-66 के तकनीक और इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास के लिए दिए गए सुझाव हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस वर्ष तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है? किस वर्ष तक? 2025 तक। ठीक है, कब तक? 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 3 में पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में डैश को सम्मिलित किया जाए। किसको सम्मिलित किया जाए? तो उसके पाठ्यक्रम में एक तो नैतिकता, मोरलिटी, सार्वजनिक उद्देश्य का महत्व, इन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा, देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का कितना प्रतिशत है? तो देश में जो विश्वविद्यालय हैं
उनमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो परसेंट है वह 9% बताया गया है कि 9% है। कितना है? जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 9% यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर की हैं। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। प्रश्न कहता है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यदि आपसे पूछ ले राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो है कि लघु रूप क्या है या इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो यह एससीईआरटी का पूरा नाम है। एससीईआरटी का पूरा नाम है और यह हमारा एनसीईआरटी का पूरा नाम है। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है यह एआईसीटीई का पूरा नाम है। एआईसीटीई का पूरा नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। शिक्षता प्रशिक्षण का क्षेत्रीय निदेशालय यह हमारा आरडीएटी का पूरा नाम है। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एससीईआरटी का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एआईसीटीई का पूरा नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। आरडीएटी का पूरा नाम है शिक्षता प्रशिक्षण का केंद्रीय निदेशालय। यहां तक बात क्लियर होती है? सारे ऑप्शन क्लियर होते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन कहता है CSTARI का पूरा नाम क्या है? CSTARI का पूरा नाम है केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म लिख के आएगी तो आपसे कहेगा FTI। FTI का पूरा नाम क्या है? तो फोरमैन जो है कि I फॉर इंस्टीट्यूट, T फॉर ट्रेनिंग। ओके, उच्च प्रशिक्षण संस्थान की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी ATI। क्या हो जाएगा? ATI। ठीक है, ATI जो है यह उच्च प्रशिक्षण संस्थान की क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संस्थान इंस्टीट्यूट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इनको आप लिख करके रख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहता है एनसीटीवीटी का पूरा नाम बताइए। तो एनसीटीवीटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद। यह एनसीटीवीटी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षता परिषद, यह किसका पूरा नाम है? CAL। ठीक है, CAL। इसमें क्या है कि इसका पूरा नाम है केंद्रीय शिक्षता परिषद। नेक्स्ट है हमारा रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, जिसको हम DE&T कहते हैं। DE&T, इसका पूरा नाम है रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय। राज्य व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद, इसका शॉर्ट फॉर्म है SCTVT। SCTVT का पूरा नाम राज्य व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद है। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है NSQF का पूरा नाम क्या है? NSQF का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। अब इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये तो एनसीईआरटी का हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का हो गया। ये हमारा हो गया उसका एससीईआरटी का। एससीईआरटी का भी पीछे बताया। ये है हमारा AICTE का। ठीक है, तो नाम आप सारे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलता है, कहता है कि भारत में NSQF को कब अधिसूचित किया गया था? भारत में NSQF को अधिसूचित करने की तारीख 27 दिसंबर 2013 थी। ऑप्शन ए इज द राइट वन। तकनीकी शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है? देखिए, इसको हम डीप ले जा सकते हैं, लेकिन अभी डीप ले जाने का समय नहीं है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट ही चलने में फ़ायदा है, समय नहीं है। तो तकनीकी शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। भारत में प्राचीन एवं मध्यकाल में तकनीकी शिक्षा का व्यावसायिक विकास हुआ था या नहीं हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, क्या था? हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश काल में
तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। बिल्कुल जी, इसकी तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी और इसको महत्व नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वह राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी शिक्षा विकास तेजी से हुआ था। कोई विकास नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, सर्वनाश हो गया। आगे बढ़ेंगे। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक, एक सेकंड प्लीज। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को किन रूपों में वर्गीकृत किया है? तो इन्होंने शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय जिसको हम कोमल उपागम भी कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या फिर इसको प्रणाली उपागम भी कहते हैं, इन रूपों में क्या किया है? लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक को बांट दिया है। प्रश्न कहता है किस प्रविधि को अनुदेशन तकनीकी या व्यावहारिक तकनीकी भी कहते हैं? तो वह है कोमल उपागम। क्या हो जाएगा? कोमल उपागम। प्रश्न कहता है शैक्षिक तकनीकी का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोवैज्ञानिक अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन ए मिल्टन का है। किसका है? यह कथन ए मिल्टन का है। अगला प्रश्न कहता है हमारा, किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अभिक्रमित अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से रहा है? इनमें कार्य विश्लेषण, खेलन, उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्बलन का मूल्यांकन निहित होते हैं। यह जो स्टेटमेंट है वह डेविस का है। किसका है? डेविस का यह कथन है। प्रश्न कहता है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसमें आपका शिक्षण तकनीकी है, अभिक्रमित अनुदेशन है, व्यावहारिक तकनीकी, इन सभी में क्या किया जा सकता है? तीनों वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। शिक्षण तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल हैं। क्या शामिल हैं? तो इसमें हर्बर्ट, हंट, डेविस, ब्रूनर, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि ये सभी इसमें शामिल हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है वह 28 जनवरी 1835 को हुई थी। ठीक है, 28 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी 1835 को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बम्बई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है वो 1845 में हुई। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है? तो देखिए, व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा की बात की जाए तो इसमें पॉलिटेक्निक स्तर के जो विद्यालय हो गए और व्यवसाय से संबंधित जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, डिप्लोमा स्तर के जो विद्यालय हैं, ये सभी व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा तय करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हेयर। 27 नंबर प्रश्न कहता है कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया? कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वह नवंबर 1856 में खोला गया। कब खोला गया? नवंबर 1856 में कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। कहता है कि मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 फरवरी 1835 को हुई थी और 28 जनवरी 1835 को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1845 की अगर बात करें तो इसमें बम्बई मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1860 की अगर बात करें तो यहाँ पे लाहौर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले लाहौर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी तो आप क्या बताएंगे? 1860 में। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले जैसे कि बम्बई मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो 1845 में। ओके। और मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 फरवरी 1835। ओके। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 28 जनवरी 1835। यहाँ तक बात क्लियर होती है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। इससे जुड़ा एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रुड़की कॉलेज की स्थापना 1847 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा
भारत के सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। यानी कि अगर आपसे पूछ रहे भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज तो वो रुड़की कॉलेज है, जिसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1847 में। लेकिन कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का काम जो है वो 1845 से ही चल रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न का ऑप्शन ए रहेगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। 1947 ईस्वी में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? तो इसमें हमारा लगभग 38 थे। 1947 ईस्वी में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिनमें 2490 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। पॉलिटेक्निक संस्थाएं भी केवल 53 थीं, जिनमें 3670 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। दिल्ली में पॉलिटेक्निक स्कूल कब खोला गया? दिल्ली में जो पॉलिटेक्निक स्कूल खोला गया वह सन 1941 में खोला गया था। कब? सन 1941 में। व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा का केंद्रीय नियोजित कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? यह जो कार्यक्रम था वह फरवरी 1988 से शुरू किया गया। ओके, व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा का केंद्रीय नियोजित कार्यक्रम फरवरी 1988 से शुरू किया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, SCERT का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, इसका पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। SCERT की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? SCERT की जो स्थापना है वह 1981 में हुई थी। कब हुई थी? SCERT की स्थापना 1981 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, SCERT का मुख्य उद्देश्य क्या था? SCERT का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना, राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना, शिक्षा के विकास में सहयोग देना। कुल मिलाकर के ये सारे ही SCERT के मुख्य उद्देश्य थे। हालांकि यहाँ पे राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना, राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना, दोनों बात एक हैं। शिक्षा के विकास में सहयोग देना, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, लेकिन ये राज्य को स्टेट को ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो यदि ऑप्शन चेंज हो इनमें तो आप इसके साथ में चले जाएंगे, नहीं तो उपरोक्त सभी के साथ में चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो गया, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग हो गया, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, ये सारे ही विभाग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, सारे विभाग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। SCERT का मुख्यालय किस शहर में है? SCERT का जो मुख्यालय है वो हमारा लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है भैया? तो राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान हमारा लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। SCERT के क्या उद्देश्य हैं? तो SCERT का उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा में क्रियात्मक और शैक्षिक अनुसंधान में सामंजस्य स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों तथा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना, शिक्षा में क्या क्या इनोवेशंस हैं उनसे अवगत कराना, ये सभी क्या हैं? SCERT के मुख्य उद्देश्य हैं। SCERT के निम्न में से मुख्य विभाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो जैसे श्रव्य दृश्य विभाग हो गया, विदेशी भाषा विभाग हो गया, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग हो गया, ये सारे ही SCERT के मुख्य विभाग माने जाते हैं। SCERT का काम क्या है? SCERT का काम है विद्यालयी शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना, ये सभी SCERT के मुख्य काम हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पहले ही आपको बता चुके हैं, 1961 में हुई थी। NCERT की जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुई थी? इसकी स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NCERT की स्थापना की गई थी 1961 में। NCERT के कितने संघटक हैं? इसके जो संघटक हैं हमारे वो 10 संघटक हैं। कितने हैं? 10 हैं। जो सब्जेक्टिव कंटेंट है हमारा उसमें आपने इसको पढ़ा होगा, यानी कि 10 संघटक को पढ़े होंगे आपने।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है? एनसीईआरटी हमारा स्वायत्त शासी संगठन है। कैसा है? स्वायत्त शासी संगठन है। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए की गई थी? किसकी स्थापना? वो हमारा एनसीईआरटी है। क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? एनसीईआरटी के सदस्य बन सकते हैं जो अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष हो सकता है एनसीईआरटी का सदस्य, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता जो है वह एनसीईआरटी का सदस्य हो सकता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत सरकार के प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होते हैं? भारत सरकार के प्रत्येक राज्य से जो है एक हर राज्य से एक प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होता है। 50 प्रश्न पूरे हुए हमारे। देखिए अभी भी आपके पास समय है। यदि आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है, पेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फुल सब्जेक्टिव कंटेंट मिलता है, फुल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ मिलते हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ मिलते हैं, वन लीनियर कंटेंट आपको मिल जाता है। मैं भी दिखा दूंगा वन लीनियर कंटेंट किस तरीके का होता है। पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं, वो भी विद सॉल्यूशन। फुल ऑब्जेक्टिव टाइप 3 क्वेश्चन बैंक आपको दे दिए जाते हैं जिसमें आपको इजी नोट्स, गोल्ड सीरीज, पवन सीरीज, ये सारा कुछ आपको मिलता है। ये इस प्रकार के नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे, जो नंबर आप ऊपर देख पा रहे हैं 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की फ़ीस जान करके और फीस पे करके आपको जो कंप्लीट नोट्स होते हैं, 4 पेपर आपके होते हैं, चारों पेपर का कंप्लीट कंटेंट आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उनको सेव करके कहीं भी कभी भी किसी भी समय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नंबर 51 कहता है कि एनसीईआरटी में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? एनसीईआरटी में भारत सरकार 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? एनसीईआरटी जो है यह जैसे अनुसंधान से संबंधित है, विकास कार्यक्रम हो गए, प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों को ये क्या करता है? संचालित करने का काम एनसीईआरटी करता है। निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? तो वह एनसीईआरटी है। अभी हमने पीछे आपको बताया था एनसीईआरटी जो है इसका जो विश्वविद्यालय का कुलपति जो है वो संस्थान का सदस्य हो सकता है, एनसीईआरटी संस्थान का। एनसीईआरटी निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो एनसीईआरटी जो है वह इंडियन एजुकेशन रिव्यू है, प्राइमरी टीचर है, स्कूल साइंस है, भारतीय आधुनिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षक है, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 वो पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन एनसीईआरटी करती है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन एनसीईआरटी करती है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। आप ये सारी पत्रिकाएं याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसको हम क्या कहते हैं? एनसीटीई, एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई? एक वैधानिक निकाय के रूप में ये जो है 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। क्वेश्चन ये हमारा रिपीटेड हो गया। इतने सारे प्रश्न में एक आधा रिपीट हो ही जाता है, कितना भी बचाव करें। देखिए ध्यान रखें, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुई थी। एनसीईआरटी के प्रश्न है जो रिपीट हो गए हैं 2-3। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक हैं? तो इसमें आपके जो हैं 10 संगठक हैं। अभी पीछे एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। निम्न में से एनसीटीई के क्या काम है? देखिए एनसीटीई जो है यह शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में यह केंद्र और प्रांतीय सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देता है। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करने का काम एनसीटीई का ही है। देश में अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा के विकास में सामंजस्य स्थापित करना भी एनसीटीई का ही काम है।
इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है प्यारे दोस्तों वह दिल्ली में है। कहाँ है? वह दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न कहता है नैक का गठन कब हुआ था? नैक का जो गठन है वह 1994 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नैक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नैक संस्थानों को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? तो यह 8 सीढ़ी पर जो है नैक संस्थानों को क्या देता है? ग्रेड प्रदान करता है। नैक का मुख्य एजेंडा क्या है? एजेंडे की बात करें तो इसमें उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना नैक का ही मुख्य एजेंडा माना जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इस तरीके से ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे राइट हो जाते हैं। प्रश्न कहता है एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है? यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है। स्वायत्त शासी संगठन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हैं जो रिपीट हो गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, ये प्रश्न कुछ डबल हो गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा में क्रियात्मक और शैक्षिक अनुसंधान में सामंजस्य स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों और शिक्षा नवाचार से अवगत कराना। उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है? तो यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का ही एक हिस्सा है या विभाग है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्या काम हैं? विद्यालयी शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना हो गया, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना। ये जो हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्य हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से, अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का एक मुख्य काम है? यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो संस्था है इसका यह मुख्य काम है। राज्य की जनसंख्या, शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? यह जो कार्य है वह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है। प्रश्न कहता है राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का काम किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया था? बहुत बेहतर प्रश्न है। अगस्त 1985 में, ध्यान रखिएगा। कब की बात है? अगस्त 1985 में शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। देश के प्रत्येक जिले में डैट की संख्या कितनी होती है? डैट की संख्या मात्र 1 होती है। हर जिले में 1 डैट होता है। सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है किसी निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क देना। ठीक है, किसी निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क प्रदान करना ही सार्वभौमिकरण का अर्थ है। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है वह हमारा अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा में सार्वभौमिकरण का उद्देश्य होता है बौद्धिक एवं मानसिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 21 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो वह हमारा 86वां संविधान संशोधन था 2002। ऑप्शन डी इज द राइट वन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन हुआ वह 1992 में संशोधन हुआ, जिसमें कुछ चीज़ें घटाई और बढ़ाई गई थी। चलिए, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। किसने कहा? यह जो स्टेटमेंट है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। सार्वभौमिकरण का अर्थ है सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण, लोकव्यापीकरण। ये सभी जो नाम हैं वह सार्वभौमिकरण के ही नाम हैं। शिक्षा का किसी निश्चित स्तर पर सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना, ये क्या कहलाता है? ये हमारा सार्वजनिकरण भी कहलाता है, सर्वव्यापीकरण भी कहलाता है, लोकव्यापीकरण भी कहलाता है। ये सब एक ही नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी इज द राइट वन। शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है? तो वह हमारा SSA है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास या प्रथम अभियान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा को सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया? इसको संवैधानिक प्रयास जब दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, तब से जो है ये इसका पहला प्रयास माना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? यह सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA जो है, इसमें सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान जो योजना है, इसको बढ़ावा देने के लिए यह बात कही गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई? ये जो योजनाएं हैं वह शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए यह योजनाएं लाई गई हैं, जिससे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, लोगों तक जन जन तक शिक्षा पहुंच सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डैश का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह किसका कार्यक्रम है? यह भारत सरकार का कार्यक्रम है। भारत सरकार का कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए? तो प्यारे दोस्तों, ये जो कार्यक्रम थे वह अधिक से अधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट किया जाए, इसके लिए यह योजनाएं शुरू की गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य है सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। ऑप्शन बी इज द राइट वन। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मुख्य उद्देश्य है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य है बालक का नैतिक चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक संयोजन विकसित करने के लिए। तो ये सभी यहाँ पे ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण का यह अर्थ है। सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं? देखिए, इसमें प्रवेश, धारणा, प्रगति, ये सभी जो हैं वो सार्वभौमिक शिक्षा के पक्ष माने जाते हैं। व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, किसी व्यवसाय का लर्निंग, उसको सीखना। तो किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, उस व्यवसाय को सीखना ही व्यावसायीकरण कहलाता है। व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्यवसाय से संबंधित जो गाइडेंस दिया जाता है, इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता क्षमता अलग अलग होती है, भिन्नता होती है। उस हिसाब से हर व्यक्ति एक व्यवसाय को नहीं कर सकता, है ना। व्यावसायिक और अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है, परिवार और व्यावसायिक जीवन दोनों में सामंजस्य बना रहे, ठीक है, इसलिए भी व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक निर्देशन का मतलब होता है व्यवसाय से संबंधित दिया जाने वाला निर्देशन। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए,
ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉलिटेक्निक तथा कृषि से संबंधित शिक्षा दी जाए। जूनियर टेक्निकल स्कूल को हाई स्कूल में बदल दिया जाए। यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम को 4 प्रमुख वर्ग साहित्य, वैज्ञानिक, रचनात्मक, कलात्मक में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? तो यह आचार्य नरेंद्र देव कमेटी का यह सुझाव है। और लास्ट प्रश्न को बताने से पहले आपको बताते चले कि पेड कंटेंट यदि आप बेस्ट करना चाहते हैं, कम समय में बेहतर करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है हमारे नोट्स। ठीक है, उनको पढ़ करके आप कम से कम समय में बेहतर कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आपके सामने है। अब जो भी क्लास होगी वह 100 प्रश्न की होगी, हर क्लास 100 प्रश्न की होगी। +2 कमेटी कहा जाता है। +2 कमेटी किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति को +2 कमेटी का नाम भी दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रहे आज के ये 100 प्रश्न, और आपको अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहें, और यदि परीक्षा में कोई बदलाव होता है तो आप तक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हालांकि अभी तक जो एग्जाम डेट है वो 9 जुलाई ही है। थैंक यू सो मच।